माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया की सबसे खूंखार औरत बन जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही माँ पर होने वाली है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मूवी का नाम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है लक्ष्मी से। लक्ष्मी एक सिंगल मदर है जिसका अपने पति से तलाक हो चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खालीपन नहीं है। वजह है उसकी 12 साल की प्यारी सी बेटी सरस्वती। लक्ष्मी के लिए उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया है। उसकी सुबह सरस्वती की मुस्कान से होती है और रात उसकी बातों से। दोनों अपनी एक छोटी सी लेकिन बेहद खूबसूरत दुनिया में बेहद खुश हैं। अब आज 15 अगस्त का दिन है। पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, लेकिन लक्ष्मी के लिए ये दिन और भी ज्यादा खास है क्योंकि आज उसकी जान उसकी बेटी सरस्वती का जन्मदिन भी है। सुबह सुबह लक्ष्मी बड़े प्यार से अपनी बेटी को तैयार करती है, उसे स्कूल छोड़ती है और फिर खुद अपने काम पर निकल जाती है। लक्ष्मी पेशे से एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। वो अपनी ड्यूटी पूरी करती है और उसका मन बस यही सोचकर खुश हो रहा था कि शाम को वो अपनी बेटी का जन्मदिन कैसे मनाएगी। अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी बेटी को लेने स्कूल पहुंचती है। लेकिन यही असली ट्विस्ट आता है। लक्ष्मी स्कूल के बाहर काफी देर तक खड़ी रहती है। बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन सरस्वती कहीं नजर नहीं आती। पहले तो लक्ष्मी को लगता है कि शायद वो क्लास में दोस्तों के साथ रुक गई होगी या उसे कुछ काम होगा, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। एक अनजाना सा डर उसके दिल में बैठने लगता है। वो भागकर अंदर जाती है और एक टीचर से अपनी बेटी का नाम लेकर पूछती है कि 7th B में पढ़ने वाली सरस्वती कहाँ है। टीचर बड़े आराम से कहती है, रुकिए, मैं अभी अंदर जाकर बुला लाती हूँ। कुछ ही पलों बाद टीचर एक बच्ची का हाथ पकड़कर बाहर आती है और कहती है, ये रही सरस्वती। लेकिन उस बच्ची को देखते ही लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। टीचर भी हैरान हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं? 7th B तो क्या, पूरे स्कूल में सरस्वती नाम की सिर्फ यही बच्ची है। आपकी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती होगी। सोचो। ये सुनकर तो लक्ष्मी को एक गहरा सदमा लगता है। वो पागलों की तरह स्कूल के अंदर दौड़ पड़ती है। वो हर जगह, हर क्लास कॉरिडोर में सरस्वती सरस्वती चिल्लाते हुए भागती है। अब स्कूल का प्रिंसिपल राम बाबू तो उस दिन छुट्टी पर होता है, तो वाइस प्रिंसिपल आकर लक्ष्मी को रोकने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि मैडम, आप गलत स्कूल में आ गई हैं, यहाँ आपकी बच्ची नहीं है। और वहाँ मौजूद हर टीचर, हर चपरासी यही रट लगा रहा होता है कि उन्होंने लक्ष्मी और उसकी बच्ची को आज से पहले कभी देखा नहीं। तब लक्ष्मी को महसूस होने लगता है कि ये लोग जरूर कोई बात छुपा रहे हैं। फिर जब लक्ष्मी वहाँ से जाने से साफ इनकार कर देती है और जिद पर अड़ जाती है, तो स्कूल का स्टाफ परेशान होकर पुलिस बुला लेता है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं CI कृष्णा रेड्डी को। लक्ष्मी रोते हुए इंस्पेक्टर कृष्णा को सब कुछ बताती है। वो कहती है कि सर, मैंने खुद उसे सुबह स्कूल छोड़ा था और अब ये सब मिलकर साजिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी बच्ची यहाँ पढ़ती ही नहीं है। इंस्पेक्टर कृष्णा उसकी हालत देखकर थोड़ा नरम पड़ता है और पूछता है कि क्या आपके पास बच्ची का कोई ID कार्ड या फिर उसके दोस्तों के नाम हैं? लक्ष्मी बताती है कि ID कार्ड तो बच्ची के पास ही है, लेकिन वो उसकी क्लास में पढ़ने वाली 2 लड़कियों के नाम जानती है। साथ ही वो कांपते हाथों से अपने फोन में सरस्वती की एक फोटो कृष्णा को दिखाती है। तब कृष्णा तुरंत एक्शन लेता है और स्कूल के ग्राउंड में जाकर उन दोनों बच्चियों को ढूंढता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उन नामों की कोई बच्ची वहाँ मिलती ही नहीं। फिर कृष्णा सरस्वती की तस्वीर स्कूल के बाकी बच्चों को दिखाता है और पूछता है कि क्या किसी ने इस लड़की को देखा है। अब बच्चे तो तस्वीर देखते हैं, फिर सहम कर अपने टीचर्स की तरफ देखते हुए सिर हिला देते हैं कि नहीं, हमने इसे नहीं देखा। लेकिन ये कृष्णा भी पुलिस वाला है, उसे यहाँ पर थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि बच्चे जवाब देने से पहले टीचर्स को क्यों देख रहे थे। फिर वो वाइस प्रिंसिपल से सवाल करता है, तो वो बड़ी चालाकी से कह देती है कि सर, बच्चे पुलिस की वर्दी देखकर घबरा गए हैं और कोई बात नहीं है। अब पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था, तो कृष्णा मजबूरी में लक्ष्मी से कहता है कि देखिए, आप अभी घर जाइए, शायद बच्ची रास्ता भटक गई होगी और वो खुद ही घर पहुंच जाएगी। हम 24 घंटे तक इंतजार करते हैं, अगर वो नहीं आई तो मिसिंग कंप्लेन दर्ज करके हम कुछ करेंगे। तब ये सुनकर बेचारी लक्ष्मी टूट जाती है। फिर वो उस बच्ची को हर जगह ढूंढती है जहाँ उसके जाने की जरा से भी उम्मीद थी। पार्क, रिश्तेदार और रास्तों में लक्ष्मी हर जगह ढूंढती है, लेकिन सरस्वती का कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर लक्ष्मी रोते हुए अपने घर में लौट आती है। तभी अचानक लक्ष्मी का फोन बजता है। स्क्रीन पर नंबर देखते ही लक्ष्मी की सांसें अटक जाती हैं। फोन उठाते ही लक्ष्मी को जो आवाज सुनाई देती है, उससे तो लक्ष्मी के होश उड़ गए थे। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि सरस्वती की थी, लेकिन उसकी आवाज में काफी ज्यादा दर्द था जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। तब सरस्वती दर्द से कराहते हुए कहती है कि मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं स्कूल में हूँ, प्रिंसिपल सर के रूम के पीछे वाले कमरे में। आगे सरस्वती कहती है कि मम्मी, प्रिंसिपल सर और उनके साथ 2 लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे बचा
बचा लो। तब लक्ष्मी के हाथ से जैसे फोन छूटने को होता है, उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। वो चीखते हुए कहती है कि बेटा तू हिम्मत रख, मैं आ रही हूँ। अब रात के समय लक्ष्मी किसी तरह स्कूल पहुँचती है और स्कूल पूरी तरह से सुनसान था। वो सीधा उसी कमरे की तरफ भागती है जो सरस्वती ने बताया था। कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। तब लक्ष्मी किसी तरह वो ताला तोड़ती है और जैसे ही वो अंदर कदम रखती है तो ये देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर खून से लथपथ उसकी 12 साल की मासूम बच्ची पड़ी थी। उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म फटी पड़ी थी और उन दरिंदों ने ये तक नहीं सोचा था कि वो एक मासूम सी बच्ची है। लक्ष्मी दौड़कर अपनी बच्ची को सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। बहुत देर हो चुकी थी। वो मासूम बच्ची अपनी माँ की गोद में उसे देखते देखते हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर तो लक्ष्मी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर उस फोन पर जाती है जिससे सरस्वती ने उसे फोन किया था। फोन की स्क्रीन अभी भी ऑन थी। लक्ष्मी कांपते हाथों से वो फोन उठाती है और उसमें एक वीडियो प्ले होता है। वो वीडियो उन तीनों हैवानों ने बनाया था जिसमें साफ दिख रहा था कि उन्होंने उस बच्ची के साथ कितनी बर्बरता से वो घिनौना काम किया है। एक माँ के लिए अपनी बच्ची का ये हाल देखना मौत से भी बदतर था। तब लक्ष्मी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो फोन को वहीं फेंक देती है। लक्ष्मी सोचती है कि मेरी बच्ची के साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया और उसे लगता है कि अगर उसने किसी को भी बताया तो दुनिया उसकी बच्ची की लाश का तमाशा बनाएगी। इसलिए वह अपनी बच्ची की लाश को उठाती है और रातों रात उसे लेकर एक कब्रिस्तान पहुंच जाती है। वहां वो अपने ही हाथों से मिट्टी खोदती है और अपने दिल के टुकड़े को हमेशा के लिए उस मिट्टी में दफना देती है। हालांकि ये सब करते हुए दूर बैठा कब्रिस्तान का एक नशेड़ी चौकीदार उसे देख रहा था। अब अगली सुबह लक्ष्मी हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो इंस्पेक्टर कृष्णा उसे देखते ही सोचता है कि शायद बच्ची नहीं मिली, इसलिए वो रिपोर्ट लिखाने आई होगी। लेकिन जब लक्ष्मी कृष्णा को कल रात की सारी बात बताती है तो कृष्णा के भी पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत अपनी जीप निकालता है और स्कूल जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी लक्ष्मी एक ऐसी बात कहती है जो कृष्णा का दिमाग हिलाकर रख देती है। लक्ष्मी कहती है कि मैंने अपनी बच्ची को दफना दिया। तो कृष्णा गुस्से में कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपने क्या किया? आपने खुद अपने ही हाथों से क्राइम सीन और सबसे बड़ा सबूत मिटा दिया। अब मैं उन जानवरों को कैसे पकड़ूंगा? आपको तो मुझे अभी जेल में डाल देना चाहिए। तब लक्ष्मी घबराते हुए कहती है कि सर सबूत है, मैंने उस कमरे में वो फोन फेंका था जिसमें उन तीनों का वीडियो है। तब कृष्णा बिना वक्त बर्बाद किए लक्ष्मी को लेकर सीधा स्कूल के उसी कमरे में पहुंचता है। लेकिन कमरे का दरवाजा खुलते ही लक्ष्मी दंग रह जाती है। वो कमरा रात जैसा था ही नहीं, उसका पूरा हुलिया बदल गया था। दीवार एकदम साफ थी, सामान अपनी जगह पर था और वहाँ कोई फोन भी नहीं था। तभी स्कूल का स्टाफ और वाइस प्रिंसिपल वहाँ आते हैं और कृष्णा से कहते हैं कि सर हम तो कल से कह रहे हैं कि यह औरत पागल हो गई है, उल्टी सीधी बातें कर रही है। लेकिन कृष्णा अभी भी हार नहीं मानता। वो लक्ष्मी को लेकर सीधा उस कब्रिस्तान पहुँचता है जहाँ उसने रात में बच्ची को दफनाया था। लेकिन जब लक्ष्मी के बताए गए निशान पर मिट्टी खोदी जाती है तो वहाँ कोई लाश नहीं होती, कब्र बिल्कुल खाली पड़ी थी। ये देखकर तो लक्ष्मी पागलों की तरह उस मिट्टी को खंगालने लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसकी बच्ची की लाश कहाँ गायब हो गई। तब कृष्णा उससे पूछता है कि जब रात में ये सब हुआ तो तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? लक्ष्मी रोते हुए कहती है कि सर मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी बच्ची को उस हालत में देखकर घबरा गई थी। मुझे लगा कि अगर पुलिस और मीडिया आई तो मेरी बच्ची की तस्वीरें हर जगह छपेंगी और उसकी काफी बदनामी होगी। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, स्कूल का प्रिंसिपल इन सब में मिला हुआ है। तब कृष्णा उस कब्रिस्तान के गार्ड को बुलाता है। गार्ड लड़खड़ाते हुए आता है और कहता है कि हाँ मैंने रात में मैडम को यहाँ आते देखा था, लेकिन मैं नशे में था इसलिए ठीक से देख नहीं पाया कि वो क्या कर रही थी। अब लक्ष्मी के लिए तो ये सारी सिचुएशन एकदम बिगड़ गई थी। तो लक्ष्मी तय करती है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। फिर वो एक के बाद एक कई वकीलों के पास जाती है, गिड़गिड़ाती है, अपनी बच्ची का वास्ता देती है। लेकिन हर वकील उसका केस लेने से मना कर देता है। वकीलों का कहना था कि बिना सबूत और गवाह के ये केस कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। अब इसी जद्दोजहद में कोर्ट के चक्कर काटते काटते पूरे 7 महीने बीत जाते हैं और लक्ष्मी अब पूरी तरह से अपनी बच्ची का बदला लेने की आग में जल रही थी। फिर एक दिन कोर्ट के बाहर चाय की टपरी पर हम एक स्वामी नाम के आदमी को देखते हैं। वो किसी रामानुजम नाम के एक वकील का असिस्टेंट है। स्वामी इतना गरीब है कि उसके पास चाय तक के पैसे नहीं होते और चाय वाला जब उसे ताने मारता है तो स्वामी सीना चौड़ा करके कहता है कि मेरे सर रामानुजम ने पैसा नहीं बल्कि इज्जत कमाई है। वो सिर्फ वही केस लेते हैं जिन्हें जीतना नामुमकिन होता है और वो ज्यादातर केस फ्री ही लड़ते हैं। तब लक्ष्मी वहीं पास में बैठी ये सब सुन रही होती है। वो चुपचाप स्वामी की चाय के पैसे देती है और उसे अपनी कहानी बताती है। तब स्वामी लक्ष्मी का दर्द समझ जाता है और उसे तुरंत अपने बॉस वकील रामानुजम के पास ले जाता है। रामानुजम एक बेहद ही शांत लेकिन तेज दिमाग वाला वकील है। लक्ष्मी उसे शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात बताती है। वो कहते हैं कि कैसे प्रिंसिपल और उसके 2 दोस्तों ने उसकी बच्ची की जान ली। रामानुजम भी वही बात दोहराता है कि तुमने लाश दफना कर बहुत ही बड़ी गलती की। इस केस में तो एक तिनके भर का भी
सबूत नहीं है, कोर्ट इसे पहली नजर में खारिज कर देगी। तब लक्ष्मी तो यहाँ से भी निराश होकर जाने लगती है, लेकिन तभी रामानुजम की आवाज आती है, रुको। वो लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई कानूनी सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारी इन सोनी आंखों में वो सच्चाई है, एक माँ का दर्द है जो मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। यानी 7 महीनों की जद्दोजहद के बाद फाइनली लक्ष्मी को एक वकील मिला है। फिर रामानुजम अपना काम शुरू करता है। वो सबसे पहले इंस्पेक्टर कृष्णा से मिलता है। तब कृष्णा उसे पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देता है कि कैसे ना स्कूल में रिकॉर्ड मिला, ना लाश मिली और ना ही फोन मिला। रामानुजम समझ जाता है कि लक्ष्मी सच बोल रही है, बस गुनहगार बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, जिन्होंने हर सबूत बड़ी सफाई से मिटाया है। फिर अगले ही दिन रामानुजम कोर्ट में सेक्शन 223 के तहत प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की अर्जी डालता है। अब जज हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि बिना सबूत के केस कैसे चलेगा। इस पर रामानुजम एक बहुत ही अच्छी दलील देता है कि हमारा कानून सबूतों और गवाहों पर चलता है। मैं मानता हूँ, लेकिन एक माँ जिसने अपना बच्चा खोया है, वो कोर्ट के सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोलेगी। साथ ही वो कहता है कि मुझे सेक्शन 348 के तहत उन लोगों को कोर्ट में बुलाने की इजाजत दी जाए जिन पर मुझे शक है, मैं खुद उनसे सच उगलवाऊंगा। तब ये सारी दलीलें सुनने के बाद जज इसकी बात मान लेते हैं। अब अगली तारीख पर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स कोर्ट में हाजिर होते हैं। रामानुजम उनसे पूछता है। वाइस प्रिंसिपल अटेंडेंस रजिस्टर दिखाती है और कहते हैं कि यहाँ सरस्वती नाम की कोई लड़की नहीं है जो लक्ष्मी की बेटी हो। तो रामानुजम मुस्कुराता है और कहता है कि रजिस्टर तो आप अपने हिसाब से बदल भी सकती हैं। ये बताइए 15 अगस्त के दिन आपके प्रिंसिपल कहाँ गायब थे? तो वाइस प्रिंसिपल बताते हैं कि वो 7 दिन की लंबी छुट्टी पर गए थे। रामानुजम तुरंत जज की तरफ पलटता है और कहता है कि योर ऑनर, ये क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक आम पैटर्न है कि प्राइम सस्पेक्ट अक्सर क्राइम वाले दिन आता ही नहीं, इसलिए मैं राम बाबू को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जिस पर जज इसकी परमिशन दे देते हैं। अब अगली हियरिंग का दिन आता है। प्रिंसिपल राम बाबू कोर्ट में मौजूद है। तब रामानुजम कहता है कि तुमने ही उस 12 साल की बच्ची को नोचा है ना? बताओ वो 2 लोग और कौन थे तुम्हारे साथ? और तुमने इंस्पेक्टर कृष्णा के आने से पहले वो कमरा साफ करवाया था ना? तब राम बाबू डरते हुए कहता है कि सर, मैं तो उस दिन शहर में था ही नहीं। अब यहाँ पर तो काफी लंबी बहस चल रही होती है और पीछे बैठी लक्ष्मी अचानक अजीब सा बर्ताव करने लगती है। वो बार बार रामानुजम से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन रामानुजम उसे शांत रहने को कहता है। फिर जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो लक्ष्मी अचानक अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है कि सर, ये वो आदमी नहीं है जिसने मेरी बच्ची के साथ गलत किया, ये तो प्रिंसिपल है ही नहीं। तब रामानुजम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो कहता है कि लक्ष्मी, तुम होश में तो हो? ये राम बाबू पिछले 10 सालों से इसी स्कूल का प्रिंसिपल है। लेकिन लक्ष्मी पूरे विश्वास से कहती है कि नहीं, दरिंदा कोई और था। तब जज भड़क जाते हैं और रामानुजम से कहते हैं कि ये क्या कोई मजाक चल रहा है? तब रामानुजम बात संभालने की कोशिश करता है कि शायद मेरी क्लाइंट मेंटल ट्रोमा में है, लेकिन जज केस को वहीं डिसमिस कर देते हैं। फिर राम बाबू बाहर जाते हुए रामानुजम को ताना मारता है कि मुझे फंसाने चले थे, बड़े आए। तब रामानुजम को भी बहुत गुस्सा आता है। फिर वो लक्ष्मी को स्कूल के स्टाफ के 2 बड़े फोटो एल्बम देता है और कहता है कि ध्यान से देखो और पहचानो। तब लक्ष्मी उन एल्बम्स को देखती है, लेकिन वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। वो कभी एक चेहरे पर उंगली रखती है तो कभी दूसरे पर। उसकी उस हालत को देखकर रामानुजम को भी लगने लगता है कि शायद लक्ष्मी का दिमागी संतुलन हिल चुका है। वो लक्ष्मी से कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम जा सकती हो। और यहाँ बेचारी लक्ष्मी एक बार फिर से हार कर जाने लगती है। फिर वहाँ से निकलकर लक्ष्मी एक बुजुर्ग महिला से मिलती है। वो लेडी उसे हौसला देती है और कहती है कि मैं शहर के कलेक्टर को जानती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। अब अगले दिन लक्ष्मी कलेक्टर के ऑफिस पहुँचती है। वो कलेक्टर के सामने बैठकर अपनी बेटी की पूरी कहानी बताती है, लेकिन कलेक्टर भी वही रटा रटाए जवाब देता है कि पहले पुलिस कंप्लेन लेकर आओ, फिर कुछ देखेंगे। ये सुनकर लक्ष्मी चुपचाप वहाँ से उठती है और बाहर आ जाती है। इसके बाद हम कुछ ही देर में देखते हैं कि कलेक्टर के ऑफिस के बाहर अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते चिल्लाते बाहर भाग रहे होते हैं और पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजाते हुए पहुँचती है। तब इंस्पेक्टर कृष्णा जब अंदर पहुँचता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। सामने लक्ष्मी खड़ी थी और वो कहती है कि सर, ये मैंने किया है, मैंने उन तीनों को मार डाला। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे उस बुजुर्ग महिला की मदद से लक्ष्मी एक गन लेकर कलेक्टर ऑफिस में घुसी थी जिस पर साइलेंसर लगा था। उसने उसी गन से कलेक्टर के सीने में गोलियां उतार दी और बात सिर्फ कलेक्टर तक नहीं रुकी। कृष्णा को पता चलता है कि पिछले 1 घंटे के अंदर लक्ष्मी ने सिर्फ कलेक्टर को ही नहीं बल्कि शहर के एक नामी जज और एक एसपी ऑफिसर को भी ठीक इसी तरह मौत के घाट उतार दिया है। अब 3 बड़े पब्लिक सर्वेंट्स का मर्डर, वो भी दिन दहाड़े। तो लक्ष्मी का सिर्फ एक ही जवाब था, इन्हीं तीनों ने मेरी बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। जब कानून इन्हें सजा नहीं दे पाया तो मुझे ही अपनी बच्ची के साथ इंसाफ करना पड़ा। अब इस हत्याकांड के बाद लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसने खुद सरेंडर किया था। फिर कोर्ट में उसे पेश किया जाता है जहां रामानुजम भी मौजूद था। कोर्ट उसे 15 दिन की रिमांड पर भेज देती है और रामानुजम को आदेश देती है कि वो इस केस की पूरी जांच करके रिपोर्ट सौंपे। लेकिन रामानुजम का दिमाग एक अलग ही दिशा में दौड़ रहा था। वो सोच रहा था कि अगर लक्ष्मी को बदला लेना ही था तो उसने मर्डर के
बाद भागने की बजाय सरेंडर क्यों किया? इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज होगा। फिर सच्चाई की तह तक जाने के लिए रामानुजम लक्ष्मी के पास्ट को खंगालना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि लक्ष्मी का एक्स हस्बैंड है डॉक्टर आदित्य, जो मुंबई में रहता है। रामानुजम सीधा आदित्य से मिलने पहुंचता है तो आदित्य बताता है कि वो और लक्ष्मी एक ही अस्पताल में काम करते थे। उनको प्यार हुआ, फिर शादी हुई। फिर एक दिन उसे लक्ष्मी ने बताया कि वो बचपन में ही अनाथ हो गई थी और हमेशा अकेलेपन से डरती थी। तब आदित्य ने वादा किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन शादी के बाद कुछ अजीब हुआ। लक्ष्मी कभी भी आदित्य के साथ फिजिकल होने में कंफर्टेबल नहीं थी। वो दोनों एक ही बेड पर बीच में तकिया रखकर सोते थे और आदित्य ने कभी उस पर दबाव भी नहीं डाला। अब रामानुजम ध्यान से ये सब सुन रहा था। फिर वो आदित्य से कहता है कि डॉक्टर, लक्ष्मी की 12 साल की बेटी के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म करके उसे मार डाला और बदले में लक्ष्मी ने उन तीनों का मर्डर कर दिया। वो जेल में है। ये सुनते ही आदित्य के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या ये आप क्या कह रहे हैं सर, ये इम्पॉसिबल है। रामानुजम कहता है क्यों, और फिर आदित्य एक ऐसा सच बताता है जो जानकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। आदित्य कहता है कि सर, लक्ष्मी बच्चा चाहती ही नहीं थी। जब मेरे परिवार ने वारिस के लिए दबाव डाला तो वो रातों रात मुझे और घर को छोड़कर चली गई। हमारा फिर तलाक हो गया। सर, मेरी और लक्ष्मी की कभी कोई बेटी थी ही नहीं। ये सुनने के बाद तो एक पल के लिए रामानुजम को लगता है कि उसे कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा। अगर लक्ष्मी की कोई बेटी थी ही नहीं तो फिर वो 12 साल की बच्ची कौन थी जिसे उसने दफनाया था, और वो फोन किसका था, वो वीडियो किसकी थी? रामानुजम पागलों की तरह शहर वापस लौटता है। फिर वो लक्ष्मी के पड़ोसियों से पूछताछ करता है। सब कहते हैं कि लक्ष्मी घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, लेकिन वो हमेशा अपनी बेटी सरस्वती के बारे में बात करती थी। हालांकि किसी ने कभी उस बच्ची को देखा नहीं था। फिर रामानुजम उस कब्रिस्तान के गार्ड के पास आता है और उसे सच बताने को कहता है। तब गार्ड रोते हुए कहता है कि सर, मैंने झूठ बोला था। उस रात मैडम अकेले आई थी। उनके हाथ में कोई लाश नहीं थी। वो बस खाली हाथों को ऐसे पकड़े हुई थी जैसे उन्होंने किसी को सीने से लगा रखा हो। फिर उन्होंने खाली जमीन खोदी और उसे वापस बंद कर दिया। ये जानकर रामानुजम का दिमाग भन्ना जाता है। वो तुरंत लक्ष्मी के फोन से मिली सरस्वती की वो तस्वीर आदित्य को भेजता है और पूछता है कि क्या तुमने इस बच्ची को देखा है? तस्वीर देखते ही आदित्य की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो कॉल करके कहता है कि सर, ये सरस्वती ही है, लेकिन ये लक्ष्मी की बेटी नहीं है। ये खुद लक्ष्मी के बचपन की फोटो है और उसका असली नाम लक्ष्मी सरस्वती है। बचपन में उसके माता पिता उसे सरस्वती ही बुलाते थे। यानी दोस्तों, यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। लक्ष्मी जिस बच्ची को अपनी बेटी समझकर उसके लिए दर दर भटक रही थी, जिसके लिए उसने 3 खून कर दिए, वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि खुद लक्ष्मी का बचपन था। उसके दिमाग ने एक ऐसे इल्यूजन, एक ऐसा मायाजाल बुन लिया था कि वो अपने ही बचपन को अपनी बेटी मान बैठी थी। तब रामानुजम समझ जाता है कि ये मामला किसी नॉर्मल मर्डर का नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसके बाद रामानुजम शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एंथनी के पास आता है। तब एंथनी पूरी बात सुनकर बताता है कि लक्ष्मी फैंटेसी प्रॉन डिसऑर्डर का शिकार हो चुकी है। बचपन में उसके साथ कोई ऐसा भयंकर ट्रॉमा हुआ है जिसे उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सच और कल्पना के बीच की दीवार गिरा दी। और सच्चाई जानने का अब केवल एक ही तरीका था, लक्ष्मी का हिप्नोसिस। फिर रामानुजम कोर्ट से परमिशन लेता है और डॉक्टर एंथनी के साथ जेल पहुंचता है। फिर हिप्नोसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। लक्ष्मी की आंखें बंद हैं और वो धीरे धीरे अपने अतीत के गहरे और काले कुएं में उतरने लगती है। तब एंथनी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो मासूमियत से जवाब देती है, सरस्वती। फिर एंथनी उसे उसके बचपन में ले जाता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। छोटी सरस्वती एक बहुत ही हंसमुख बच्ची है। 15 अगस्त को उसका जन्मदिन है। वो स्कूल जाती है। उस दिन स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर प्रिंसिपल के 2 खास दोस्त आए हुए थे, एक नामी वकील और एक पुलिस ऑफिसर। नन्ही सरस्वती खुशी खुशी पूरे स्कूल में टॉफी बांट रही होती है। फिर वो प्रिंसिपल के कमरे में जाती है जहाँ वो तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। तो बच्ची को देखकर वो शराब छिपा लेते हैं। तभी उस हैवान वकील की नजर बच्ची पर जाती है और वो पुलिस वाले से कहता है, क्या तुमने कभी इतनी छोटी बच्ची के साथ वो किया है? पुलिस वाला नाम में सिर हिलाता है और वो दरिंदा प्रिंसिपल कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद इन तीनों राक्षसों ने बच्ची के साथ वहीं पर दुष्कर्म किया। फिर शाम तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए स्कूल आ गए। तब उन्होंने बच्ची को ढूंढना शुरू किया, लेकिन प्रिंसिपल ने बच्ची का मुंह दबाकर उसे एक अलमारी में छुपा दिया। फिर रात के सन्नाटे में दर्द से तड़पती सरस्वती ने किसी तरह फोन तक पहुंचकर अपनी माँ को कॉल किया। वही कॉल जो लक्ष्मी को इतने सालों बाद फिर सुनाई दिया था। उसके माता पिता कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुसे। अपनी बच्ची को खून में लथपथ देखकर उनकी चीखें निकल गई। फिर वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे, जहाँ डॉक्टर तुलसी ने उसका इलाज किया। लेकिन सरस्वती की चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर को सरस्वती का यूट्रस निकालना पड़ा और 12 साल की उम्र में उस बच्ची ने ना जाने क्या क्या देख लिया। वहीं हम देखते हैं कि वो तीनों दरिंदे जानते थे कि अगर बच्ची बच गई तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस भयानक अपराध का एक वीडियो बनाया था ताकि अगर माँ बाप पुलिस के पास जाएं तो वो वीडियो दिखाकर उसे धमकी दे सकें। लेकिन सरस्वती कोई आम बच्ची नहीं थी। उसने मौका पाकर उस कैमरे की कैसेट निकाल ली थी, जिसके बाद उसके पिता ने वो कैसेट वकील को दे दी और फिर केस दर्ज करवा दिया। लेकिन वो तीनों गुनहगार एक बहुत बड़े और ताकतवर राजनेता, एक
एमएलए से जुड़े हुए थे। उस एमएलए ने गवाहों को डराया, वकील को खरीद लिया और केस बिना किसी सजा के रफा दफा करवा दिया। फिर जब सरस्वती की मां ने कोर्ट के बाहर उस एमएलए को चाटा मारा तो उस नीच आदमी को ये बात काफी बुरी लगी। फिर उसी रात बीच सड़क पर उस एमएलए के गुंडों ने सरस्वती के माता पिता को उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया और ऐसा दर्दनाक दृश्य देखने के बाद सरस्वती बिल्कुल सहम गई थी। उसके बाद वो कई दिनों तक कोमा में रही और जब उठी तो उसका दिमाग वो सारा ट्रॉमा, वो सारा दर्द भूल चुका था। उसने अपनी जिंदगी एक अनाथ लक्ष्मी के रूप में शुरू कर दी। अब हिप्नोसिस के दौरान लक्ष्मी उस आग और अपनी माँ की चीखों को याद करके बुरी तरह तड़पने लगती है। तब डॉक्टर एंथनी तुरंत उसे इंजेक्शन देकर सुला देते हैं और रामानुजम से कहते हैं कि अगर ये थोड़ी देर और उस याद में रही तो इसकी दिमाग की नस फट जाएगी। इसके बाद ये पूरी कहानी क्लियर हो जाती है कि वो प्रिंसिपल, वो पुलिस वाला और वो वकील जो उस वक्त सरस्वती के साथ दरिंदगी कर चुके थे, वो आज इतने सालों बाद अपनी पावर के दम पर कलेक्टर, जज और एसपी बन चुके हैं। और जब लक्ष्मी का आदित्य से तलाक हुआ तो उसके अकेलेपन ने उसके बचपन के उस सोहे ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया और उसके दिमाग ने खुद को बचाने के लिए एक कहानी गढ़ी कि उसकी एक बेटी है और उस बेटी के साथ वही सब हुआ जो उसके साथ हुआ था। जिसके बाद लक्ष्मी ने अपनी बेटी का बदला समझकर उन राक्षसों को मार डाला। खैर, अब अगले दिन कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और रामानुजम बहुत ही भावुक लेकिन मजबूत दलीलें पेश करता है। वो डॉक्टर तुलसी को गवाही के लिए बुलाता है जो इस बात की पुष्टि कर देती है कि लक्ष्मी का बचपन में यूट्रस निकाल दिया गया था और वो कभी मां नहीं बन सकती। फिर डॉक्टर एंथनी मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हैं कि लक्ष्मी किस भयानक मानसिक बीमारी से जूझ रही है। जिसके बाद रामानुजम जज साहब से कहता है कि सर, मेरी क्लाइंट ने ये मर्डर किसी क्रिमिनल इंटेंट से नहीं बल्कि अपने उस पास्ट ट्रॉमा के इन्फ्लुएंस में किया है और उसने उन 3 इंसानों को नहीं, उन 3 राक्षसों को मारा है जिन्होंने कानून को अंधा कर दिया था। तब अपोजिशन लॉयर कहता है कि ये सब बस एक नाटक है और लक्ष्मी को फांसी होनी चाहिए, लेकिन जज कहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसलिए वो अपना फैसला 16 अगस्त को सुनाएंगे। इसके बाद 15 अगस्त आता है और जेल में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था और शहर का एक बड़ा मंत्री चीफ गेस्ट बनकर आया होता है जो महिला कैदियों को फल और साड़ियाँ बांट रहा था। तब लक्ष्मी भी लाइन में लगती है और जैसे वो मंत्री के करीब आती है तो लक्ष्मी तो गुस्से में अचानक मंत्री की जेब से पेन निकालती है और पूरी ताकत से उस मंत्री के गले में घोंप देती है, जिससे मंत्री तो वहीं तड़प तड़प कर मारा जाता है और पूरे जेल में हल्ला मच जाता है। तब यहाँ मालूम पड़ता है कि ये वही एमएलए था जिसने बचपन में सरस्वती के माता पिता को जिंदा जलवाया था और लक्ष्मी ने इसे मारकर अपना ये बदला भी ले लिया। फिर अगले दिन ये मामला कोर्ट में जाता है तो जज गुस्से में पूछते हैं कि तुमने मंत्री को क्यों मारा। तब लक्ष्मी जो अब तक शांत थी वो बुरी तरह हंसने लगती है, जिससे तो सब कांप जाते हैं। फिर लक्ष्मी कहती है कि सर, मैं किसी कानून को नहीं मानती। ये एक ऐसा कानून है जो एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकता। एक माँ जानती है कि इंसाफ कैसे करना है, उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। इस कानून के अंदर जो अमीर है वही इसका फायदा उठाना जानता है, लेकिन एक गरीब और बेसहारा का क्या, उसे क्या इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से लक्ष्मी यहाँ काफी लंबी चौड़ी स्पीच देती है और उसकी बातें सुनकर पूरा कोर्ट एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद जज फैसला सुनाते हैं और वो मानते हैं कि लक्ष्मी के साथ जो हुआ वो इंसानियत पर कलंक था और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर वो लक्ष्मी को एक मेंटल पेशेंट के तौर पर एक पागल खाने में भेजने का आदेश दे देते हैं ताकि लक्ष्मी का इलाज हो सके। अब यह देखकर रामानुजम को सुकून मिलता है कि उसने लक्ष्मी को फांसी से बचा लिया। फिर कुछ महीनों के बाद वो लक्ष्मी से मिलने असाइलम आता है और वो उसे बताता है कि कैसे कानून ने अंत में उसकी बीमारी को समझा और उसे न्याय मिला। तब लक्ष्मी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि हाँ सर, लेकिन उस कानून का क्या जिसे सारे सबूत दिए गए थे। फिर भी वो उन दरिंदों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जो सुनकर तो रामानुजम कुछ बोल नहीं पाता और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में चलते हुए उसके दिमाग में लक्ष्मी की आखिरी लाइन गूंज रही थी कि सारे असली सबूत दिए गए थे। तब एकदम रामानुजम का दिमाग खुलता है और वो सोचता है कि अगर लक्ष्मी को अपना पास्ट याद ही नहीं था और अगर वो डिसऑर्डर में थी तो उसे कैसे पता कि बचपन में उसके माता पिता ने वीडियो के असली सबूत वकील को दिए थे। ये सोचकर रामानुजम वापस लक्ष्मी के कमरे में जाता है और वहाँ जो सीन उसके सामने आता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी के साथ डॉक्टर आदित्य भी मौजूद था। रामानुजम ये देख पूछता है कि तुम्हें तो बचपन का कुछ याद ही नहीं था, फिर तुम्हें कैसेट के बारे में कैसे पता। तब आदित्य हंसता है और यहाँ पर पूरी बात रिवील करता है। वो कहता है कि लक्ष्मी कभी किसी डिसऑर्डर का शिकार थी ही नहीं, उसे तो सब कुछ याद था। शादी के बाद जब वो दोनों करीब आए तो उस रात लक्ष्मी को अपने बचपन का वो दर्द याद आ गया था और उसने आदित्य को सब कुछ बता दिया था कि जब तक वो उन चारों राक्षसों को मार नहीं देती वो कभी चैन से नहीं बैठेगी। तब आदित्य जो कि लक्ष्मी से इतना ज्यादा प्यार करता था, उसने लक्ष्मी का साथ देने का फैसला किया और आदित्य ने ये पूरी बीमारी का नाटक रचा था। इन लोगों ने जानबूझकर रामानुजम जैसे ईमानदार वकील को पकड़ा ताकि वो लक्ष्मी की झूठी बीमारी को सच मान सके और कोर्ट में उसे साबित भी कर दे। वहीं लक्ष्मी ने बहुत ही सफाई से अपनी काल्पनिक बेटी की कहानी गढ़ी और उन तीनों दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया। अब रामानुजम ये सब सुनकर सुन रह जाता है और उसे समझ आ जाता है कि लक्ष्मी ने इंसाफ पाने के लिए खुद कानून को ही अपना मोहरा बना लिया था। जिसके बाद लक्ष्मी और आदित्य हाथ जोड़कर रामानुजम से माफी मांगते हैं कि हमने आपका इस्तेमाल किया है, उसके लिए
लिए हमें माफ कर दीजिए। तब रामानुजम कुछ कहता नहीं और वो मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता था कि तरीका भले ही गलत था, लेकिन इन लोगों ने इंसाफ किया है। जिसके बाद फिल्म के आखिरी सीन में लक्ष्मी कैमरे की तरफ यानी हमें देखकर कहती है कि आज का वक्त लक्ष्मी या सरस्वती बनकर हाथ जोड़ने का नहीं है, बल्कि आज का वक्त काली बनकर संहार करने का है। और इसी डायलॉग के साथ ये मास्टरपीस मूवी यहीं खत्म होती है।